हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत कल्चर के लिए जाना जाता है। भारत ने दुनिया को ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी है जिनके बिना आज लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते, और ये बात पूरी दुनिया जानते हैं। ब्रिटिश कहो या फिर मुगल कहो, जो भी यहाँ पर आए कुछ ना कुछ लेकर ही गए। जब मेडिकल साइंस जैसा कुछ एक्सिस्ट ही नहीं करता, तब से आयुर्वेदा लोगों की गंभीर बीमारियों को ठीक करके आ रहा है। भारत हमेशा पूरी दुनिया से आगे ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसा भी है जो धीरे धीरे तुड़ा तुड़ा करके हमारे इस देश को तबाह कर रहा है, और वो है अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास। अगर आपको लग रहा है कि आज के डिजिटल टाइम पे ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों पे कौन भरोसा करता है, और अगर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा रहा है, कुछ पैसे लूट लेते होंगे, उससे ज़्यादा क्या। आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे सुनकर आप सबके दिल, अगर आप मैच्योर हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखो। 3 ऐसी केसेस के बारे में जानने के लिए जो थी ह्यूमन सेक्रीफाइस केसेस। यह असम स्टेट का गुवाहाटी का है। यह हुआ तो 2019 में था, और क्रिमिनल्स 4 साल बाद पकड़ा गए। कामाख्या टेम्पल जो असम के गुवाहाटी में है, लेकिन पूरा भारत में बहुत मान्यता है इसकी। लोग हर जगह से इस मंदिर में माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाते हैं। और आपको पता है, यहाँ पर हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे अम्बुबाची कहा जाता है। उसे देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भीड़ आती है। तो ऐसे ही शांति नाम की एक महिला 2019 में कामाख्या टेम्पल अम्बुबाची मेला देखने गई थी, एक साधु बाबा और 2 महिलाओं के साथ। और शांति को क्या पता था कि वो एक अंधविश्वास का शिकार होने जा रहा है, जो कि उनका जान तक ले लेगा, और वो कभी भी वापस घर नहीं जाने वाले। 19 जून 2019 शांति शाह की बॉडी जयमा मंदिर की सीढ़ियों में मिलती है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किसकी बॉडी है, क्योंकि सिर्फ एक बॉडी था जो दौड़ से अलग था, सिर्फ एक बॉडी था। 23 जून 2019 शांति शाह की बेटा सुरेश जब अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते गुवाहाटी पहुँचता है, वहाँ पे उसको पता चलता है कि एक औरत का स्वर दौड़ से पूरी तरह से काट के उसको अलग करके मार दिया गया है। तो सुरेश वहाँ के जो पुलिस है उनको कांटेक्ट करता है। जब पुलिस को वो बॉडी मिल जाता है तो सुरेश को बुलाती है। अब सुरेश आता है, बॉडी देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि ये और कोई नहीं, सुरेश की ही माँ है। तुरंत पहचानने का क्लू यह था कि उनके बॉडी में एक टाटू था, जो कि सेम एक टाटू शांति का भी था। और शांति के साथ जो कपड़े थे, गहने थे, वो सब चीज़ें सुरेश को चीख चीख कर सब कुछ कह रहा था। इस केस में आइडेंटिफिकेशन के अलावा कुछ एविडेंस नहीं था, इसी कारण से ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 4 साल बीत जाता है। अब 2023 में स्पेशली इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाया जाता है। स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन करते करते वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में पहुंचते हैं, जहां कैलाश बर्मन के घर में छापा पड़ता है पुलिस के द्वारा। और यहां से उन्हें कुछ सामान मिलता है, जैसे कि आधार कार्ड, कुछ कपड़े और भी कुछ चीज़ें जो कि शांति की थी। जब पुलिस ने कैलाश से इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है, तो उसने कहा कि एक बाबा जी जिनका नाम माता प्रसाद पांडे, और वो मध्य प्रदेश का रहने वाले थे, तो उन्होंने ये बैग बर्मन के घर पर रखा था। दरअसल ये बाबा जी कैलाश के घर में 8 साल पहले आए थे, और उसके बाद हर साल जून जुलाई महीने में वो वहाँ पे जाते थे। 2019 पे भी वो बाबा कैलाश के घर जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना बैग रख देते हैं, और उनका कुछ सामान होता है जो कि उस बैग में होता है, और बैग वहीं पे छोड़ देते हैं, ये कहकर कि कुछ दिन बाद आकर ले जाऊँगा। 25 मार्च 2023 पुलिस एमपी पहुँचती है और उस बाबा को वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। जब बाबा जी को पूछताछ की जाती है तो बाबा बताते हैं 18-19 जून को गुवाहाटी में एक टेम्पल है, भूतनाथ टेम्पल। वहाँ पे वो बाबा पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जिसमें 12 लोग शामिल होते हैं, मतलब और 12 लोग भाग लेते हैं, और उन 12 में से एक थी सुरेश की माँ शांति। इस बात से एकदम अनजान कि पूजा के बाद उसकी बलि चढ़ने वाली थी। इस पूजा प्रदीप पटेक नाम के एक व्यक्ति ने आयोजित करी थी, जिस पूजा में हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट होने के लिए
इस पूजा में भाग लेने के लिए प्रदीप पाठक हर एक व्यक्ति को 10,000 रुपये दे रहा था और इसीलिए शांति देवी भी इस पूजा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं 10,000 रुपीज़ के लिए। यह पूजा प्रदीप ने अपनी बाई, जो कि एक नागा साधु थे, उनकी डेथ 2008 में हो गई थी, उनके आत्मा के शांति के लिए रखी थी। जब ये पूजा शुरू होती है तो पहले इन सबको भूतनाथ टेम्पल, उसके बाद वहाँ पूजा करके इन्हें कामाख्या टेम्पल, और उसके बाद ये सारे शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें करते हैं, और उसके बाद ये अकेली शांति को जयमा मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ पे भी जाके ये लोग पूजा करते हैं। और वहाँ पे ये लोग पूजा के बाद दारू, मीट, अंडे ये सब खाते हैं, और ये खुद तो खाते हैं, साथ में ये लोग शांति को भी ये सब खिला रहे होते हैं। आप जो होने वाला है वो सुनने के बाद आप कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाओगे। तो वो लोग दारू वगैरह पीने के बाद ये जो बाबा होता है, ये मंदिर का जो सीढ़िया है वहाँ पर ब्लैंकेट बिछा देता है और शांति को कहता है कि आप आइए और इस पे लेट जाइए। शांति बिना कुछ सोचे समझे वैसे ही करती है, वो ब्लैंकेट के ऊपर लेट जाती है। जैसे ही शांति लेट जाती है, बाबा के जो दोस्त और लोग, वो लोग शांति को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, हाथ पैर सब कुछ पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि शांति कुछ सोच पाए या फिर कुछ बोल पाए या फिर कुछ कर पाए, इससे पहले ही ये लोग एक बहुत धार हथियार से शांति की धड़ को अलग कर देते हैं। शांति की बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं और ब्लैंकेट को भी वहीं पर छोड़ देते हैं। खून जो निकल रहा था वो सब कुछ वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये लोग सिर्फ शांति का जो स्वर है उसको एक प्लास्टिक बैग में पूरा कवर करके ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर फेंक देते हैं। पुलिस ने ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और समझने के बाद 3 और साधुओं को अरेस्ट करता है, जिनका नाम सुरेश पासवान, कानू तांत्रिक, राजू बाबा, इन तीनों को। अब पुलिस का लास्ट स्टेटमेंट यह था कि जो बाकी लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है उन्हें भी पुलिस ढूंढ रहे है, और यह पहला केस यहाँ पर खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक गन्ने के खेत में रोड के किनारे 22 महीने के बच्ची की लाश मिलती है। यह बच्ची 16 सितंबर से ही लापता थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि एक आदमी है अलगू नाम का। अलगू और उनके साली प्रियंका, ये दोनों का ये पूरा प्लान होता है। एक्चुअल अलगू के घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, इसी वजह से अलगू बहुत परेशान होने लगा। जब अलगू के साली प्रियंका को यह बात पता चलती है तो वो एक तांत्रिक को अप्रोच करती है, जिस तांत्रिक को प्रियंका पहले से बहुत अच्छे से जानती थी। अब तांत्रिक और तांत्रिक के बीवी ये राय देते हैं कि अलगू को किसी एक बच्चे की बोली चढ़ानी पड़ेगी, और ये करने के बाद अलगू के बच्चे होने लग जाएंगे। जब यह बात प्रियंका अलगू को बताती है तो मानो अलगू के अंदर एक अलग जुनून और जोश दौड़ने लगा। बच्चे को हासिल करने का ये जो क्राइटेरिया है और ये जो ऑप्शन था, ये एक पागलपन बन चुका था। अलगू अपने ही पड़ोसी की बच्ची को अगवा कर लेता है, और किसी को ये बात पता चले इससे पहले ही वो उस बच्ची की गले दबाकर उसकी हत्या कर देता है। आप सोच सकते हो कि एक आदमी कितना हद तक अंधविश्वास में इतना गिर चुका है कि उसे लगता है किसी की जान लेने से किसी की जान आएगी, और इसी अंधविश्वास की फ़ायदा उठाते हैं कुछ ढोंगी तांत्रिक। उन्हें पता कुछ नहीं होता, वो बस लोगों की मजबूरी देखकर और उन्हें देखकर ये सिर्फ वही चीज़ें करते हैं जिसे दूसरे वाले विश्वास कर ले। उसे पता होता है सामने वाला बस पागलपन से सुनने लग जाएगा और कहने लगेगा कि राइट बाबा जी राइट, आप कह रहे हो तो वही होगा। तो इस तरीके से गंदे तरीके से माइंड कंट्रोल की जाती है और मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आप खुद सोच नहीं पाते कि आपके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। इंडियन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 से 2021 तक 103 केसेस हुए ह्यूमन सेक्रीफाइस के, और ये तो बहुत सारे केसेस है जो एक्चुअल में रिपोर्ट की गई थी। कोई ऐसा भी केसेस है जिनके बारे में कभी कोई जानता भी नहीं है। इन केसेस का कभी भी खुलासा नहीं हुआ, कभी भी सामने नहीं आया। इस तरह केसेस ज़्यादातर रूरल एरियाज में होता है, जहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है। वो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, और इनके सामने ऐसा कोई तांत्रिक आ जाए जो बोले कि मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं जो कहूँगा वो मानना पड़ेगा, तो वो मान लेते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे और बिना कोई प्रूफ के। शर्म आता है, हमारे देश में अभी भी कुछ लोग इतना स्टूपिड है, इतना बेवकूफ़ है कि उनका खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, खुद से कुछ सोच ही नहीं सकते। उसके सामने कोई भी आदमी बाबा बन के बोलेगा जाओ उसकी बोली दे दो, इसकी बोली दे दो, अपनी बोली दे दो, और वो करने भी लग जाएंगे उस बाबा के बैकग्राउंड ना जान के। किसी की जान लेने से किसी की जान थोड़ी ना आता है। और ये सुनने के बाद आप मतलब आपके जो दिमाग है वो कुछ टाइम के लिए सुन पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा।
तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। 26 सितंबर 2022 केरला में 52 ईयर्स की पद्मा एलेंतूर केरला में रहती थी। वो यहाँ लॉटरी टिकट बेचकर और भी थोड़ा बहुत छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा करती थी। और उनके एक बेटी थी। उनकी बेटी यूपी में एक स्कूल टीचर थी, तो दूर होने की वजह से वो रोज़ उनसे फ़ोन पे बात करती थी। पद्मा जी की सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वो बहुत ही सिंपल थे, पैसे की थोड़ा बहुत कमी थी और उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट वो जिनसे भी मिलती थी वो उनसे काफ़ी अच्छे से और सिंपली बात करती। 26 सितंबर अचानक पद्मा जी गायब हो गए। 3 दिन बीत चुका था और किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं की। वो रेगुलरली अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करती थी। अब 29 सितंबर पद्मा जी की बेटी ने केरला की लोकल पुलिस को कॉल लगाया एंड उनकी मां की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और पुलिस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, मानो एक कान से सुना और दूसरे कान से इस बात को बाहर निकाल दिया और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। कुछ एक्शन ना लेने के लिए पद्मा जी की बेटी परेशानी में एलेंतूर के लिए निकल गई। उनको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो ना गया मेरी माँ के साथ। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम उनको कैंप जाते हुए देखा था और ये सब चीज़ें पद्मा जी की डेली रूटीन था। तो पद्मा जी की बेटी को ऐसा कुछ नया नहीं लगा, उन्हें यह बात नॉर्मल लगा। तो बहुत ही ढूंढने के बाद जब कुछ भी क्लू नहीं मिलता तो पद्मा जी की बेटी दोबारा से लोकल पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने वहाँ पर अपनी माँ की लापता होने की एक दूसरा रिपोर्ट लिखवाई। और इस रिपोर्ट में पुलिस पद्मा जी को ढूंढने लगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पहले पुलिस ने पद्मा जी की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की, लेकिन यहाँ पर सब कुछ भी नॉर्मल रही। लेकिन जो आखिरी कॉल पद्मा जी ने की थी वो था शाफी रशीद का। ये शाफी एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा जी एक रेगुलर कस्टमर थी। वो बाहर काम के लिए जाते थे और शाफी के रेस्टोरेंट में कुछ खाते थे। उनकी पहले बातें होती थी शाफी से, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पुलिस ने शाफी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। असल में पुलिस यहाँ पर शाफी को अरेस्ट करने नहीं आई थी, पर जब पुलिस वाले ने रेस्टोरेंट का अप्रोच कर रहे थे तो शाफी ने बिना कुछ जाने समझे वहाँ से भागने की कोशिश करी, जिसकी वजह से पुलिस को डाउट होने लगा कि कुछ तो है। पुलिस ने कुछ भी सवाल नहीं किया यहाँ पर अभी तक, फिर भी वो भाग जाने की कोशिश करी। और जब सवाल करी गई वो सिर्फ एक वर्ड में एक आंसर देता है और बाकी सब सवालों में वो बिल्कुल चुप था, कुछ भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल ही शांत बैठा था, जैसे कि मानो उसे कुछ बोलना ही नहीं आता। और अब यहाँ पर पुलिस भी सीरियस हो गई और कड़ी पूछताछ के बाद शाफी ने एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वो पद्मा जी को जानता है। और वो शाफी और एक औरत का नाम लेता है यहाँ पर, और वो है रोजलिन। जब पुलिस ने पद्मा जी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो यहाँ पर रोजलिन का नाम बाहर आता है। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी और वो 3 महीने पहले 6 जून से मिसिंग थी। पुलिस रोजलिन के घर पे गई और वहाँ पर भी कोई नहीं था। और जो पड़ोसी है उनको यह लगा कि ये रोजलिन ने यह जगह छोड़ दी है और किसी दूसरा स्टेट पर या फिर किसी दूसरे नया जगह पर यह रोजलिन शिफ्ट हो गई है। पड़ोसियों को ऐसा लगा। यह रोजलिन भी पद्मा जी की तरह लॉटरी टिकट बेचती थी एंड वह भी रेगुलर बेसिस पे शाफी की दुकान पर जाया करती थी, कस्टमर थी उस रेस्टोरेंट की। पुलिस को लगा कुछ तो बात है जो शाफी अंदर अंदर छुपा रहा है। तो शाफी को बिठा के जब ठीक से पूछताछ की जाती है और ये पूछताछ 2 दिन तक चलता है, जिसके बाद शाफी की मुंह से ये पूरी कहानी सामने आता है। तो एलेंतूर गांव में जहाँ पद्मा जी और ये शाफी रोजलिन तीनों रहते थे, वहाँ एक फेमस डॉक्टर कपूर रहते थे, बागबोल सिंह एंड उसके बीवी लायला सिंह। तो ये दोनों ही अपने एरिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और कई लोग उनसे मिलने आते थे। बागबोल सिंह का एक फेसबुक पेज भी था जो खुद हैंडल करते थे एंड यही फेसबुक पर एक मैसेज आता है श्रीदेवी नाम के लेडी से। श्रीदेवी बागबोल सिंह से फेसबुक पर बात करी तो उन्हें पता चला कि बागबोल सिंह और उनकी बीवी लायला काफ़ी परेशानी में है। उनका समाज पर नाम तो है और कोविड के बाद उनका बिजनेस उतना चल नहीं रहा था एंड इसी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी। तो श्रीदेवी ने बागबोल सिंह, जो कि एक डॉक्टर, उनसे कहा कि मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ इसके लिए पहले हमें एक मीटिंग फिक्स करना पड़ेगा एंड दोनों डिसाइड करते हैं मिलने की। और मिलने पर डॉक्टर को पता चला कि श्रीदेवी कोई लड़की नहीं बल्कि खुद शाफी रशीदी था। शाफी ने बागबोल जी को दिलासा दिया कि वो बागबोल जैसे कई लोगों को इससे पहले इस हाल से निकाल चुका है।
पर ये खुशी पाने के लिए, तरक्की और पैसा पाने के लिए जो भी शाफ़ी को है उनको मानना पड़ेगा। और ये था एक ब्लैक मैजिक। और ये बकबल सिंह और लायला सिंह, ये दोनों MBBS डॉक्टर्स होकर भी शाफ़ी की बातों में आ गए। उसने दोनों डॉक्टर्स को कहा वो काला जादू करता है एंड इन दोनों के ऊपर किसी ने काला छाया डाला है एंड ये इतना खतरनाक है कि इसको उतारने के लिए बकबल और लायला सिंह को एक औरत की बोली चढ़ानी होगी और उसके मांस को भी खाना होगा। और ये दोनों डॉक्टर्स इस बात पर बिना कुछ सोचे समझे एग्री कर लेते हैं। आप बकबल सिंह सोचता है किसकी बोली चढ़ाएगा वो, ऐसे किसी आदमी को जानता भी नहीं था और अगर जानता भी है तो वो एक औरत को नहीं मार सकता। तो शाफ़ी ने बकबल सिंह और लायला सिंह से पैसे लेते हुए कहा कि वो सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर देगा। 6 जून को शाफ़ी रुजलिन को लेकर बकबल सिंह के घर आया। शाफ़ी ने रुजली से कहा कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एक एडल्ट वीडियो में काम करने के लिए एंड 10 लाख रुपए किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो रुजलिन ने इस वीडियो में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। उन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। अब लायला सिंह ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी और अब तो यहाँ पर रुजलिन को लग रहा था ये सब वो फिल्म का एक हिस्सा है। अचानक रुजलिन को सुनाई देती है कि शाफ़ी आपने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा है और फिर रुजलिन कुछ बोल पाए या फिर कुछ कर पाए या फिर कुछ सोच पाए उससे पहले बकबल सिंह ने एक शार्प चाकू से पहले रुजलिन की गला काटा और फिर रुजलिन का बॉडी पार्ट्स पर भी चोट पहुंचाई। इसके बाद तीनों मिलके रुजलिन की बॉडी पार्ट्स अपने बैकयार्ड में दफना देते हैं और एक एक मांस का टुकड़ा लेकर खुद भी खा गए। दोनों डॉक्टर्स को लगा ये सब करने के बाद उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उनको लगा हाँ हमने एक बहुत बड़ी गलत काम की है पर एटलीस्ट ये सब करने के बाद उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो सेविंग था उसमें से एक बड़ा पार्ट शाफ़ी ने इस रिचुअल के लिए ले लिया था और उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से वो अब कर्ज ले रहे थे। सितंबर की शुरुआत में बकबल सिंह ने फिर से शाफ़ी को कॉल करा और कहा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो शाफ़ी ने बकबल सिंह से कहा कि एक बोली देने से उनके ऊपर का साया नहीं मिटने वाली, तुम दोनों को एक और बोली चढ़ानी पड़ेगी और एक औरत की। इस बार भी शाफ़ी ने सेम तरीके से अपनी रेस्टोरेंट में पद्मा जी से बात करी, सेम वही अडल्ट फिल्म वाले ऑफर दिया और 10 लाख रुपए की लालच दिया। तो यहाँ पर पद्मा जी भी मान जाते हैं और सेम रुजलिन की तरह शाफ़ी ने उन्हें सफारी में बिठाकर बकबल के घर ले गया एंड सेम तरीके से तीनों मिलकर पद्मा जी को भी मार दिया और उनके भी मांस के टुकड़ा खाए और बचे हुए बॉडी पार्ट को अपने बैकयार्ड में दबा दिया। शाफ़ी ने यह स्टोरी बताना बंद कर दिया था और पुलिस इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या सोच में एक एजुकेटेड एंड सोशल फेमस कपल ये कर सकते हैं? तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत ये दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया और ये दोनों बिना किसी ज़बरदस्ती से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने रुजलिन और पद्मा जी को मारा था। पुलिस ने जब शाफ़ी की बैकग्राउंड चेक की तो उन्हें पता चला कि शाफ़ी के ऊपर पहले से ही एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी पर रेप करने के भी चार्जेस थे एंड शाफ़ी पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढता था जो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं या फिर बहुत अकेला रहते हैं। यहाँ पुलिस एक लेडी को ढूंढते ढूंढते 2 मर्डर केस सामने आ जाता है। पद्मा जी की बेटी अगर नहीं होती और ये आके रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो क्या पता ये इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं होते और इसके साथ ये तीनों ह्यूमन सेक्रीफाइस केसेस ख़त्म होता है जो कि था बहुत ही डेंजर और साइको टाइप। अगर आप इतना तक आ गए तो आप ऐसे केसेस और मिस्ट्री कहानियाँ पॉजिटिव वीडियोस देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो मेरी तरह। इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हो हेलो वन जर्नलिस्ट चैनल को। चलो मिलते हैं और एक ऐसा नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए